नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। स्वागत करती हूं आपका हमारे कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, रियल एस्टेट जो कि विनियमन और विकास अधिनियम 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो कि खास तौर से घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बना है। यह बिल राज्यसभा द्वारा 10 मार्च 2016 को और लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पारित कर दिया गया था, जहां केंद्र और राज्य सरकारें 6 महीने की वैधानिक समय के भीतर अधिनियम के अंतर्गत नियम सूचित करने के लिए विशेष तौर से उत्तरदायी हैं। इस अधिनियम की बिल्डरों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के खिलाफ शिकायतों में वृद्धि के अनुसार बनाया गया है। इन शिकायतों में मुख्य रूप से खरीदार के लिए, जैसे कि घर कब्जे में देरी, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी प्रमोटरों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और भी कई अलग तरह की समस्याएं हैं। बता दें, रेरा एक सरकारी निकाय है जिसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य खरीदारों के हितों की रक्षा के साथ ही प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए एक पथ रखना है, ताकि उन्हें बेहतर सेवाओं के साथ आगे आने का मौका मिले। इसी के साथ अब आपको बता दें, झीलों के खूबसूरत शहर के कई इलाकों में अब प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो गया है। पहले ही जिला मूल्यांकन समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रॉपर्टी रेट के लिए कलेक्टर गाइडलाइन का ड्राफ्ट के जरिए कर दिया था, जब अब ड्राफ्ट के अनुसार शहर की 16 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के रेट 25% तक बढ़ा है। जैसे कि ड्राफ्ट में शामिल है कि जिले के 200 ज़्यादा क्षेत्रों में 733 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी रेट 1 से 25% तक बढ़ाने की बात की थी, जहां पिछले साल भोपाल में प्रॉपर्टी के रेट में 4% तक वृद्धि की गई थी। वहीं इस वर्ष अधिकतम वृद्धि 2.86% देखी गई। राजधानी के जिन इलाकों में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने की तैयारी है, वहां कलेक्टर गाइडलाइन से 75% से ज़्यादा तक में प्रॉपर्टी खरीदी बेची गई है, जहां इसी को आधार बनाकर इन लोकेशंस के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे इलाकों में बैरागढ़, अयोध्या बाईपास, इंदौर रोड, बरसिया रोड को कई लोकेशंस को शामिल किया गया है। राजधानी के विशनखेड़ी इलाके में 40 एकड़ में बन रही नई कॉलोनियों में कलेक्टर गाइडलाइन रेट 800 से 900 रुपए वर्ग फीट है, जबकि रजिस्ट्री 4000 से 4500 रुपए में हो रही है। अब बात करते हैं ओबेरॉय रियल्टी के। ओबेरॉय रियल्टी ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर की संपत्ति बाजार में प्रवेश करते हुए लग्जरी आवास परियोजना विकसित करने के लिए गुरुग्राम में 597 करोड़ रुपए में करीब 15 एकड़ जमीन खरीदी है, जहां मुंबई स्थित कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को जानकारी दी और बताया कि उसने हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 58 में 59,956.20 वर्ग के बराबर करीब 14,816 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए आइरिया रेजिडेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के साथ बिक्री समझौता किया है, जहां ओबेरॉय रियल्टी का कहना है कि यह लेन देन कंपनी के एनसीआर क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट की कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टी का चालू वित्त वर्ष में 14,000 करोड़ रुपए की बिक्री बुकिंग का लक्ष्य हासिल होने का भरोसा है। कंपनी के कार्यकारी चेयरपर्सन फिरोज शाह गोदरेज ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कंपनी को मौजूदा और आने वाली आवासीय परियोजनाओं से मजबूत मांग की उम्मीद है। गोदरेज समूह की रियल एस्टेट इकाई गोदरेज प्रॉपर्टी ने पिछले वित्त वर्ष में 12,232 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेची थी। फिरोज शाह गोदरेज ने एक साक्षात्कार में कहा है कि हम 14,000 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री बुकिंग का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारा प्रदर्शन इससे भी बेहतर होगा, जहां एक तरफ चालू वित्त वर्ष की पिछली छमाही अप्रैल-सितंबर में कंपनी की बिक्री बुकिंग 48% की वृद्धि के साथ 7,288 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 4,929 करोड़ रुपए थी। गोदरेज चेयरपर्सन फिरोज शाह ने कहा कि कंपनी के पास चालू वित्त की दूसरी छमाही में 4 केंद्रित बाजारों दिल्ली एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे और बेंगलुरु के लिए आक्रामक पाइपलाइन है। साक्षात्कार में उन्होंने आगे कहा, दिल्ली एनसीआर हमारे लिए एक बड़ा बाजार है।
हम मौजूदा और अगली तिमाही के दौरान नोएडा, गुरुग्राम और अशोक विहार दिल्ली में आवासीय परियोजनाएं शुरू करने की योजना भी बना रहे हैं। साथ ही इस वित्त वर्ष के पिछले 6 माह में 7,288 करोड़ रुपए की कुल बिक्री बुकिंग में दिल्ली एनसीआर का योगदान 3,186 करोड़ रुपए रहा है। बिक्री बुकिंग में एमएमआर यानी मुंबई महानगर का योगदान 1,458 करोड़ रुपए, बेंगलुरु का 1,239 करोड़ रुपए और पुणे का 1,187 करोड़ रुपए रहा है। जब परियोजनाओं के बारे में पूछा गया तब परियोजनाओं की आपूर्ति पर फिरोज शाह ने कहा कि क्रियान्वयन सही रास्ते पर है और कंपनी ने इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में 65 लाख वर्ग फुट क्षेत्र की आपूर्ति की है। उन्होंने कहा कि हमें पूरे वित्त वर्ष में 1.25 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र की आपूर्ति का लक्ष्य हासिल करने का भरोसा है। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 1.04 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र की आपूर्ति की थी। अगर हम बात वित्तीय वर्ष की करें तो चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में गोदरेज प्रॉपर्टीज का एकीकृत शुद्ध लाभ 22% की वृद्धि के साथ 66.80 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 54.96 करोड़ रुपए था। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 605.11 करोड़ रुपए हो गई, जो कि एक साल पहले समान तिमाही में 369.20 करोड़ रुपए थी। रियल एस्टेट की खबरों में एक खबर यह भी शामिल है कि रियल एस्टेट कंपनी एल्डिको समूह हिमाचल प्रदेश में 80 विला वाली एक लग्जरी आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। बता दें, कंपनी ने पहाड़ों में उच्च श्रेणी की आवासीय संपत्तियों की मांग को देखते हुए यह परियोजना शुरू की है। इतना ही नहीं, दिल्ली के एल्डिको समूह ने इस परियोजना के लिए सिरमौर जिले में 30 एकड़ जमीन खरीदी है और पर्यटक स्थानों पर ऐसी परियोजनाएं विकसित करने के लिए एक अलग अनुषंगी कंपनी टेरा गार्डन भी स्थापित है, जहां खबर है कि कंपनी ने पहले चरण में 35 विला बिक्री के लिए पेश किए हैं, जिसकी शुरुआती कीमत 5.5 करोड़ रुपए है। दूसरी ओर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एपिक सिस्टम्स कॉर्पोरेशन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीटीएस पर 14 करोड़ डॉलर के दंडात्मक नुकसान की पुष्टि की है। हालांकि टीसीएस ने अमेरिका अदालत द्वारा दिए गए इस आदेश के खिलाफ उच्च अदालत में अपील की थी। इसके प्रभाव के तौर पर कंपनी अपने तीसरे तिमाही के परिणाम में 12.5 करोड़ डॉलर का प्रावधान करेगी, जहां अब भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टीसीएस ने नियामकीय जानकारी में इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि टीसीएस का कहना है कि कंपनी का मकसद तीसरी तिमाही और 31 दिसंबर 2023 को समाप्त 9 महीने की अवधि के लिए एक असाधारण मद्दों के तौर पर अपने वित्तीय विवरण में 12.5 करोड़ डॉलर का बकाया प्रावधान करने का है। बता दें, एपिक ने 2014 में टीसीएस के खिलाफ मामला दायर कराया था, जहां एपिक का आरोप था कि कंपनी ने उसकी बौद्धिक संपत्तियों को चुराया है। जहां वर्ष 2016 में अमेरिकी जूरी ने टीसीएस पर 94 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया था, जहां 2017 में विस्कॉन्सिन कोर्ट ने दंडात्मक नुकसान पर सीमा का पालन करते हुए जुर्माना राशि घटाकर 42 करोड़ डॉलर कर दी। इसके बाद फिर पिछले साल 2022 में विस्कॉन्सिन कोर्ट ने इसे और घटाकर 14 करोड़ डॉलर कर दिया। तो ये थी रियल एस्टेट की वो तमाम जानकारी जो आजकल रियल एस्टेट के मार्केट में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी के साथ तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज।